नमस्ते, आपका स्वागत है। आज हमारे पास 15 जनवरी 2026 के कुछ ऐसे नोट्स और लेख हैं जो जो ऊपर से देखने में बिल्कुल अलग-अलग लगते हैं। हाँ, एक तरफ ईरान में चल रहे प्रदर्शनों की कहानी है तो दूसरी तरफ भारत में महंगाई नापने के तरीके में हो रहा है एक बड़ा बदलाव। और फिर अचानक हम भविष्य की बात करने लगते हैं, समुद्र और अंतरिक्ष की बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल। तो आज हमारा काम इन बिखरे हुए धागों को पकड़ना और उन्हें जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब का एक दूसरे से क्या लेना देना है। हाँ, तो चलिए इन सब मामलों की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में हो क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये खबरें दिखाती हैं कि दुनिया कितनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है। और एक जगह की हलचल दूसरी तरफ लहरें पैदा करती है। तो पहली लहर उठाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की रोजगार और सामाजिक रुझान 2026 रिपोर्ट से। रिपोर्ट का एक आंकड़ा तो मतलब काफी अच्छा लगता है, हाँ, कि वैश्विक बेरोजगारी दर सिर्फ 4.9% है। जो कि ऐतिहासिक रूप से कम है। सुनने में लगता है कि सब ठीक है। हाँ, ये हेडलाइन है, लेकिन असली कहानी वो हेडलाइन के पीछे छिपी है। रिपोर्ट कहती है कि नौकरी होने के बावजूद दुनिया में लगभग 28.4 करोड़ लोग वर्किंग पुअर हैं। वर्किंग पुअर मतलब काम करने वाले गरीब। हाँ, ये वो लोग हैं जो रोज काम पर जाते हैं लेकिन दिन के $3 यानी लगभग 250 रुपए से भी कम कमाते हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। इसका मतलब हम जो रोजगार पैदा कर रहे हैं, क्या उनमें असल में लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की ताकत ही नहीं है? यही यही इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा लगता है जैसे लोगों को बस एक ट्रेडमिल पर दौड़ाया जा रहा है, जहां वो मेहनत तो पूरी कर रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्या सिर्फ नौकरी देना काफी है या नौकरी की क्वालिटी, मतलब वेतन कितना है, काम के घंटे कितने हैं, सामाजिक सुरक्षा है या नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। हाँ, और चिंता की बात यह है कि गरीबी कम होने की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। 2005 से 2015 के बीच कामगारों में गरीबी 15% घटी थी, लेकिन लेकिन पिछले दशक में पिछले दशक यानी 2015 से 2025 में ये सिर्फ 3.1% कम हुई। ये दिखाता है कि हम कहीं अटक गए हैं। और इसी अटकी हुई आर्थिक स्थिति का शायद एक विस्फोटक नतीजा हमें ईरान में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। दिसंबर 2025 से वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये शुरू तो दुकानदारों की एक छोटी सी हड़ताल से हुए थे, लेकिन अब पूरे शासन के लिए चुनौती बन गए हैं। बिल्कुल। ईरान की कहानी इस ILO रिपोर्ट का एक तरह से कहें तो लाइव उदाहरण है। वहां लोगों के गुस्से की वजहें क्या हैं? वही आर्थिक तंगी, गिरती हुई करेंसी, आसमान छूती महंगाई। और ऊपर से सरकार ने ईंधन की कीमतें बढ़ा दी और खाने पर जो सब्सिडी थी वो भी छीन ली। तो लोगों के पास नौकरियां शायद हों, लेकिन उनकी कमाई की कीमत हर दिन घट रही है। वो उसी वर्किंग पोर वाली कैटेगरी में धकेले जा रहे हैं। एकदम। और इसमें बाहरी ताकतों का भी एक एंगल है। अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के बयान कि मदद रास्ते में है, ये तो आग में घी डालने जैसा काम करते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक देश का आंतरिक आर्थिक संकट बहुत जल्दी एक अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक अखाड़े में बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है जो अक्सर पश्चिमी मीडिया नजरअंदाज कर देता है। ईरान का शासन उतना भी कमजोर या अलग थलग नहीं है जितना लगता है। अच्छा। 2024 के चुनाव में कम वोटिंग के बावजूद लगभग 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। उनकी अपनी एक सुरक्षा व्यवस्था है, एक समर्थक वर्ग है। इसलिए बाहर से सत्ता बदलने की कोई भी कोशिश, जैसे हमने अफगानिस्तान या इराक में देखा है, हाँ, वैसी कोई भी कोशिश इस पूरे क्षेत्र को और भी ज्यादा अस्थिर कर सकती है। इस वैश्विक उथल-पुथल से अब भारत पर आते हैं। यहाँ भी अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी खींचतान चल रही है, लेकिन वो सड़कों पर नहीं, आंकड़ों में दिख रही है। हाँ, सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI, जिससे हम महंगाई नापते हैं, उसका आधार वर्ष बदल रही है। 2012 से बदलकर सीधा 2024 कर रही है। और ये बदलाव बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि पिछले कुछ समय से एक अजीब सी खाई बन गई थी। सरकारी आंकड़े कुछ और कहते थे और लोगों का बटुआ कुछ और। हाँ, मिसाल के तौर पर दिसंबर 2025 में आधिकारिक महंगाई दर सिर्फ 1.33% बताई गई। सिर्फ 1.33%। ये सुनने में मजाक जैसा लगता है। उसी दौरान RBI ने जब आम लोगों से सर्वे किया तो उनका मानना था कि महंगाई 6.6% के करीब है। बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इतने सालों तक पुराने आधार वर्ष का इस्तेमाल सिर्फ एक प्रशासनिक देरी थी
या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह भी हो सकती थी ताकि महंगाई के आंकड़े कागज पर कम दिखें? ये एक बहुत अच्छा और जरूरी सवाल है। देखिए, आधिकारिक तौर पर तो इसे प्रक्रियात्मक देरी ही कहा जाएगा, क्योंकि एक नया राष्ट्रव्यापी घरेलू उपभोग सर्वेक्षण करने में समय लगता है। लेकिन इसका राजनीतिक फायदा भी होता है, चाहे वो जानबूझकर हो या ना हो। कम महंगाई दर सरकार की नीतियों को सफल दिखाती है। सही बात है। लेकिन असली वजह तकनीकी है। 2012 का आधार वर्ष आज की हकीकत को नहीं दिखाता। मैं इसे अपनी घर के उदाहरण से समझ सकती हूँ। 2012 में मेरे घर का बजट काफी अलग था। इंटरनेट का बिल एक छोटा मोटा खर्चा था। आज बच्चों की ऑनलाइन क्लास से लेकर नेटफ्लिक्स और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म तक इंटरनेट और डेटा का बिल ही एक बड़ा खर्चा है। उस वक्त की लिस्ट में शायद खाने पीने की चीजों को ज्यादा वजन दिया गया होगा। बिल्कुल सही। 2012 की बास्केट में खाने पीने की चीजों का वजन ज्यादा था। आज हम वाईफाई, ऑनलाइन सेवाओं, बाहर खाने, स्वास्थ्य और शिक्षा पर, इन सब पर कहीं ज्यादा खर्च करते हैं। तो नया आधार वर्ष 2023-24 के सर्वे पर आधारित होगा। हाँ, तो उम्मीद है कि ये नए खर्चे उसमें शामिल होंगे और आंकड़े हमारी असलियत के ज्यादा करीब होंगे। और एक और कारण आपने बताया था, भारत की विविधता। हाँ, वो बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली में टमाटर का भाव और चेन्नई में टमाटर का भाव अलग है। एक राष्ट्रीय औसत इस विविधता को कभी पूरी तरह पकड़ नहीं सकता। तो इस बदलाव के बाद शायद सरकारी आंकड़े और हमारी जेब का हाल एक ही भाषा में बात करेंगे। उम्मीद तो यही है। अच्छा, आर्थिक रणनीति की ही बात को आगे बढ़ाएं तो एक और मोर्चा है जहां भारत को आत्मनिर्भर बनना है। जरा समाज के अंदरूनी ताने बाने पर आते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ कुछ नए और काफी सख्त नियम जारी किए हैं। हाँ, और इन रेगुलेशंस 2026 में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है भेदभाव की परिभाषा को बहुत व्यापक बनाना। व्यापक बनाने से आपका क्या मतलब है? मतलब अब इसमें सिर्फ साफ साफ दिखने वाला भेदभाव नहीं, बल्कि किसी भी तरह का अनुचित, पक्षपातपूर्ण या अलग थलग करने वाला व्यवहार शामिल है, चाहे वो जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में। और ये किसी भी आधार पर हो सकता है, जाति, धर्म, लिंग। हाँ, जन्मस्थान या विकलांगता, किसी भी आधार पर। और इसे लागू करने के लिए क्या कोई व्यवस्था बनाई गई है? क्योंकि नियम तो पहले भी थे। इस बार 2 ठोस कदम उठाए गए हैं। पहला, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक समान अवसर केंद्र यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य होगा। और ये सिर्फ नाम का दफ्तर नहीं होगा। नहीं, इसमें SC, ST, OBC, विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये केंद्र शिकायतों को देखेगा और समानता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगा। और दूसरा बड़ा बदलाव? दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि झूठी शिकायतों के लिए जुर्माने का प्रावधान हटा दिया गया है। ये तो दिलचस्प है। ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे सोच ये है कि अक्सर पीड़ित छात्र या कर्मचारी ताकतवर लोगों के खिलाफ शिकायत करने से डरते हैं। उन्हें ये डर रहता है कि अगर वो अपनी बात साबित नहीं कर पाए तो उल्टा उन पर ही कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल, जुर्माने का डर हटाकर UGC ये संदेश दे रहा है कि लोग बिना किसी खौफ के अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो ये भारत के सामने एक दिलचस्प दुविधा को दिखाता है। एक तरफ हमें UGC के नियमों जैसे 21वीं सदी के संस्थागत सुधारों की जरूरत है, जो समानता को कानूनी रूप से लागू करते हैं। और दूसरी तरफ काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम भी हो रहे हैं। हाँ, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत एक कार्यक्रम है जो वाराणसी और तमिलनाडु के बीच के सदियों पुराने सांस्कृतिक और ज्ञान के संबंधों का जश्न मनाता है। तो ये दिलचस्प है कि सरकार राष्ट्र निर्माण के लिए 2 अलग-अलग तरीके अपना रही है। हाँ, एक है हार्ड तरीका यानी कानून और नियमों का ढांचा, और दूसरा है सॉफ्ट तरीका यानी संस्कृति, इतिहास और संवाद के जरिए दिलों को जोड़ने की कोशिश। सवाल ये है कि क्या ये दोनों रास्ते एक दूसरे के पूरक हैं या कभी-कभी एक दूसरे से टकराते भी हैं? ये सोचने वाली बात है। तो ये तो हुई देश को उसके अतीत और वर्तमान से जोड़ने की बात, लेकिन भविष्य में भारत की पहचान सिर्फ अपनी प्राचीन संस्कृति से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक विज्ञान से भी बनेगी। और इसी भविष्य की एक झलक हमें मरीन और स्पेस बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में मिलती है। ये दोनों शब्द सुनने में बहुत भारी लगते हैं। हाँ, लेकिन इनका मतलब बहुत सीधा है। मरीन बायोटेक का मतलब है समुद्र के अंदर के जीवन, जैसे कि शैवाल यानी एल्गी, समुद्री सूक्ष्मजीव माइक्रोब्स और पौधों का इस्तेमाल इंसानों के फायदे के लिए करना। ठीक है, पर किस तरह का फायदा? क्या आप कोई असल दुनिया का उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे समुद्र में पाए जाने वाले कुछ स्पंज से कैंसर के इलाज की दवाइयां बनाई गई हैं। समुद्री शैवाल से बायोप्लास्टिक बनाया जा सकता है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा।
और गहरे समुद्र में जहां बहुत ज्यादा दबाव होता है वहां पाए जाने वाले बैक्टीरिया से ऐसे एंजाइम मिलते हैं जो हमारे डिटर्जेंट पाउडर को ज्यादा असरदार बनाते हैं। ये तो कमाल है। और स्पेस बायोटेक? स्पेस बायोटेक ये पता लगाता है कि अंतरिक्ष के अजीब माहौल में जहां गुरुत्वाकर्षण कम और रेडिएशन ज्यादा है वहां पौधे, बैक्टीरिया और इंसानी शरीर पर क्या असर होता है। और इसमें सबसे बड़ी कौन सी समस्या है जिसे सुलझाने की कोशिश हो रही है? देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है लंबे मिशनों के दौरान शरीर पर पड़ने वाला असर, जैसे मांसपेशियों का कमजोर होना, हड्डियों का घनत्व घटना। स्पेस बायोटेक इन बदलावों को आणविक स्तर पर समझने और उनका तोड़ निकालने में मदद करता है, और साथ ही अंतरिक्ष में ताजा भोजन उगाना। ये न सिर्फ पोषण के लिए बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, इन दोनों क्षेत्रों में भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं। हमारी 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम भी। लेकिन यहाँ भी एक लेकिन है। इन स्रोतों के मुताबिक भारत में इस क्षेत्र में प्रगति बहुत धीमी और बिखरी हुई है। हाँ, हम समुद्री शैवाल की खेती बहुत कम करते हैं और इससे जुड़े कई उत्पाद बाहर से मंगाते हैं। सरकार की ब्लू इकोनॉमी और डीप ओशन मिशन जैसी पहले तो हैं, पर जमीन पर उनका असर अभी दिखना बाकी है। और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी यही कहानी है। ज्यादातर काम सरकारी स्तर पर आईएसओ कर रहा है, निजी क्षेत्र की भागीदारी अभी भी बहुत कम है। जबकि दुनिया रुकी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यूरोप समुद्री बायोटेक में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। चीन समुद्री शैवाल की खेती का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, और अमेरिका तो नासा के जरिए स्पेस बायोटेक में दशकों से लीडर है ही। तो खतरा ये है कि जब तक हम जागेंगे कहीं ये ट्रेंड छूट ना जाए। हाँ, ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें जो जल्दी शुरुआत करेगा उसे दशकों तक फायदा मिलेगा। तो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा सिर्फ धीमी रफ्तार नहीं, बल्कि अलग अलग मंत्रालयों और संस्थानों के बीच तालमेल की कमी भी है। विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, आईएसआरओ, निजी कंपनियां, इन सबको एक साथ लाने वाला एक स्पष्ट राष्ट्रीय रोडमैप की जरूरत है। निश्चित लक्ष्य, बेहतर फंडिंग और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिए बिना हम इस भविष्य की दौड़ में पीछे रह सकते हैं। तो आज हमने एक बड़ी तस्वीर देखी। हमने समझा कि कैसे वैश्विक स्तर पर काम करने वाले गरीबों की बढ़ती संख्या ईरान की सड़कों पर गुस्से की वजह बनती है, और कैसे भारत में महंगाई का एक आंकड़ा हमारी और सरकार की आर्थिक समझ के बीच की खाई को दिखाता है। और हमने ये भी देखा कि एक देश को एक साथ कितने मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। हाँ, एक तरफ जातिगत भेदभाव जैसी गहरी सामाजिक समस्याओं के लिए सख्त कानून बनाने पड़ते हैं, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक एकता के लिए संवाद भी करना पड़ता है। और इन सब के साथ साथ भविष्य की तकनीक की दौड़ में बने रहने की चुनौती भी है। ये सब कुछ एक साथ मैनेज करना किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सवाल ये है कि अगर किसी देश को आने वाले दशक में अपनी स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए इन सभी क्षेत्रों, आर्थिक प्रबंधन, सामाजिक सुधार, संसाधन सुरक्षा और भविष्य की तकनीक में निवेश में से किसी एक को सबसे ऊपर रखना हो, तो वो क्या होना चाहिए? इन स्रोतों में इन सभी के लिए मजबूत तर्क मौजूद है। इस पर जरूर सोचिए।